सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन हुआ था वह इनमें से किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बलवंत राय समिति। आपको बता दें कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था और इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 21 वर्ष या इससे ऊपर। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष के अनुसार होनी चाहिए, अनुच्छेद 243 च के अनुसार, और लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो ग्राम पंचायत होता है उसकी आय का स्रोत कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संपत्ति कर। बता दें कि ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। अगर बात के संपत्ति पर कर की तो यह केंद्र सरकार ही लगा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्यावसायिक कर। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत में शामिल है इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर, पशु के व्यापार पर कर और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी भाग थर्ड। आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संविधान का भाग थर्ड मूल अधिकार में राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भाग थर्ड। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग थर्ड में अनुच्छेद में 14 में गोपनीयता का अधिकार सन्निहित है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए गोपनीयता के अधिकार का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस भाग का एक अभिन्न अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं जो निजता का अधिकार होता है वो भारत के संविधान के किस भाग का एक अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौलिक अधिकार। आपको बताया दोस्तों कि 2017 में 9 जजों वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया और संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना जो राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है।
आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 35 वर्ष। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वही व्यक्ति अर्हता होगा जिसने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। और आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गई है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0। देखिए ये मार्च 26 2022 को होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब के दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट किए गए हैं, आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसकी टाइमिंग देखिए 26 तारीख को है। अगर आप बैंक एग्जाम की देना चाहते हैं तो 10 बजे है और एसएससी के लिए 2 बजे, और रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को 5 बजे टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर 2 से 6 में आती है तो स्मार्टफोन, 7 से 16 में आती है तो वायरलेस ईयरफोन, और 300 विनर्स जो होंगे उनको 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर और 400 विनर को अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप फटाफट इस टेस्ट को दीजिए, फटाफट कर लीजिए एनरोल। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने को एनरोल कर लीजिए। और ये एकदम फ्री में एनरोलमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई पैसा वैसा नहीं है। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको बताना है कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे और 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले वह एकमात्र व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण किस क्रम पर निर्वाचित हुए। आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे वह किस क्रम पर निर्वाचित हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 11वां। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जबकि 10वें व्यक्ति, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों का निर्वहन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम तो सभी लोग बता देते हैं, आपको बताना है द्वितीय, जो भारत के इनमें से द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एस राधाकृष्णन। बता दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकालों का निर्वहन किया गया, जिसके बाद तीसरे कार्यकाल अर्थात 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछ सकता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नीलम संजीव रेड्डी। बता दें कि यह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे जो कि 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति होता है, आपको बताना इनमें से जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्र का मुखिया। बता दें दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि बात करें प्रधानमंत्री की तो वह सरकार का मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उपराष्ट्रपति को। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उसे कौन, राष्ट्रपति जो पद है उसे कौन संपादित करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बता दें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कार्यों को संपादित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उपराष्ट्रपति कब तक उनका कार्यभार संभालेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन तब तक करना होगा जब तक अनुच्छेद 62 के उपबंधों के तहत 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। बता दें कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यों में किसके तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। बताना है कि राष्ट्रपति राज्यों में किसके तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित यानी लगाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 356(1). बता दें कि राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में 356(1) अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित यानी लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बताना इनमें से कौन सा आपातकाल है जो राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताएं दोस्तों कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर ही अनुच्छेद 352 और 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैक्सिमम रिपीट हुआ है। बताना है जो राष्ट्रपति हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश। बता दें कि अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त होता है अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपबंध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। आपको बताएं जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। आपको बताया दोस्तों कि राष्ट्रपति संसद के सत्र की शुरुआत में अभिभाषण द्वारा सदन को संबोधित करता है और राष्ट्रपति इस अभिभाषण द्वारा सरकार की नीतियों को सदन के समक्ष रखता है। चूँकि सरकार की नीतियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों द्वारा तैयार करवाता है, इस प्रकार स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी उपरोक्त के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर में से क्या होगा, यानी युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेसिडेंट। बता दें कि राष्ट्रपति भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है तथा युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में वही कानूनी के रूप में सक्षम है।
अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है। मैंने बताया इससे पहले आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। बता दें कि अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है तथा इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।